तो 9 लाख 10 लाख के आसपास का, कभी 7 लाख का, इस तरह का वाउचर बनाया करता था। तो इस तरह से पैसा ज़्यादा जा रहा है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले मिलॉर्ड के बारे में बात करना चाहता हूँ। मिलॉर्ड जिन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर के जिन पर पालने पोसने के आरोप लगे, जाते जाते नरेंद्र मोदी की सरकार को फायदा पहुंचाने के उन पर आरोप लगे, अब वही मिलॉर्ड जो है कटघरे में खड़े हुए हैं। मैं बात जस्टिस चंद्रचूड़ की कर रहा हूं। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं वो अपने ही बयानों के चक्कर में बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। मामला सीधे तौर पर कोर्ट कचहरी और अदालत की ओर रुख कर चुका है। अभी उस खबर के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। दूसरी खबर ज्ञानेश कुमार गुप्ता के एक बड़े कांड से जुड़ी हुई है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने फिर से एक नया कांड कर दिया है और वो कांड अब सीधे तौर पर अदालत की चौखट पर जाने को तैयार बैठा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील ने साफ तौर पर इनको बेपर्दा कर दिया है। अभी उसके बारे में बताऊंगा। उधर एक बड़ा घटनाक्रम इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश पर आया, जिसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनकी पुलिस पर बहुत जबरदस्त डंडा चलाया है। इस हफ्ते का इलाहाबाद हाईकोर्ट का आप कह लीजिए ये तीसरा ऐसा मामला है जब योगी सरकार पर अदालत ने कसनी की है, डंडा चलाया है उनके अधिकारियों पर, ब्यूरोक्रेसी पर, पुलिस पर, प्रशासन पर। अभी उस खबर पर भी आएंगे। और एक बड़ा खुलासा, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को फर्जी पॉक्सो जैसे मामले में फंसाने को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। इसके पीछे कहा जा रहा है कि रामभद्राचार्य का चिंटू, उसका चेला, इस पूरे मामले में घिरता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारी खबरें, सब कुछ बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जस्टिस चंद्रचूड़ की बात कर लेता हूं। कौन जस्टिस चंद्रचूड़? वही जो नरेंद्र मोदी को अपने घर बुलाते हैं गणेश पूजा को लेकर के, और उसी गणेश पूजा के चक्कर में बुरी तरीके से घिर गए हैं। सबसे पहले आज तक की इस खबर को देख लीजिए। कहा गया कि हेडलाइन आप देखें। सबसे पहले, पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को वकील का कानूनी नोटिस। कहा आपकी पीरियड्स वाली स्पीच सनातन धर्म का अपमान है। अब क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, कहा गया कि पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि जब मेरे बेटे के, मतलब उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि उनके घर पर गणपति उत्सव था, गणपति पूजा थी। उन्होंने अपनी बहू, वो एक किस्सा सुनाते हुए कहते हैं कि मेरी बहू मेरे पास आकर के कहती है कि क्या हम भी इस कमरे में आ सकते हैं जहां पर ये पूजा पाठ का काम चल रहा है, क्योंकि मुझे मासिक धर्म हुआ है। इस पर चंद्रचूड़ यही किस्सा सुनाते हुए पूरा वो कहते हुए नजर आते हैं, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। कहा कि पापा मुझे मासिक धर्म हो रहा है, क्या मैं उस कमरे में आ सकती हूँ जहां गणपति विराजमान है, और क्या मैं पूजा कर सकती हूँ? चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि मैंने उसकी ओर देखा और कहा कि बेटी, किसी भी इंसान में कोई अशुद्धता नहीं होती है, अशुद्धता मन की अवस्था होती है, शरीर की नहीं। इसलिए चाहे मासिक धर्म हो या ना हो, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, यहाँ आकर के बैठ सकती हैं और पूजा कर सकती हैं। आप इस घर के हर हिस्से का इस्तेमाल कर सकती हैं और पूजा में भाग ले सकती हैं। और उसने ठीक वैसा ही किया। यह कहानी इन्होंने सुनाई थी। अब इस मामले में एक वकील ने, जिसका नाम घनश्याम उपाध्याय है, उसने इनको नोटिस भेजा है पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ को, मुख्य न्यायाधीश से, और कहा है कि बिना शर्त माफी मांगे और अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से सफाई देने की मांग की है। उपाध्याय का कहना है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी टिप्पणियां केवल उनके निजी पारिवारिक मामलों तक सीमित थी। साथ ही उन्हें यह भी कहना चाहिए कि उन्हें सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं की नई व्याख्या करने या उसमें बदलाव या सुझाव देने का धार्मिक अधिकार नहीं है। नोटिस में यह भी मांग की गई है पूर्व मुख्य न्यायाधीश साफ करें कि उनका उद्देश्य सबरीमाला मामले से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्यवाही को किसी भी तरह से प्रभावित करना नहीं था। आपको पता है कि सबरीमाला जो मंदिर का केस है वो इसी सब चीजों को लेकर के चल रहा है, और सीधे तौर पर सीजेआई चंद्रचूड़ जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका यह बयान कहीं ना कहीं न्याय की अवधारणा को कटघरे में ला करके खड़ा करता है।
और इसीलिए अब चंद्रचूड़ अपने ही उसी कटघरे में खड़े हो चुके हैं जिस कटघरे में कभी बाकी लोग जो है आम लोग आकर के खड़े होते थे। तो ये एक बड़ी खबर है। उधर राज्यसभा चुनाव मामले में कांग्रेस की प्रत्याशी जयंती नटराजन का नामांकन खारिज करने के मामले में ज्ञानेश कुमार गुप्ता एंड कंपनी बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी पूरी की पूरी पोल पट्टी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने खोल दी है। कहा है कि जिस तरीके से नामांकन रद्द कर दिया गया है उसमें कहीं भी किसी भी तरीके से ये लीगल नहीं है। आप सुनिए जरा क्या कुछ कहा है। This is on the face of it patently and blatantly illegal because no criminal case in the eyes of law exists against Ms. Natarajan. शकील अख्तर लिखते हैं कि प्रख्यात संविधान विशेषज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी ने क्लियर किया कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त किया जाना पूरी तरीके से गैर कानूनी और नियम विरुद्ध है। कोई क्रिमिनल केस नहीं है, ये एक प्राइवेट कंप्लेंट है जो कोई भी किसी के भी खिलाफ कर सकता है। इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। मतलब उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सिंघवी जापान में है और वहां से उन्होंने मीनाक्षी और कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेताओं को कानूनी सलाह दी है। मतलब एक तरीके से अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता एक नए पचड़े में फंसने जा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है ये मामला अदालत पहुंचेगा जरूर। उधर एक और मामला ऐसा ही आया लेकिन उसमें ज्ञानेश कुमार गुप्ता का दूसरा स्वरूप, दूसरा तरीका निकल के सामने आया। रणविजय सिंह का एक ट्वीट देखिए। कहा गया कि एक पॉइंट निकाल करके कहा गया चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है इस बात से समझो। एक पॉइंट निकाल करके कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन का कांग्रेस तत्काल रद्द कर दिया गया, जबकि उसी पॉइंट पर रिलायंस वाले कैंडिडेट परिमल नाथवानी जिन्हें बीजेपी का सपोर्ट है उनके नामांकन को रद्द नहीं किया गया। सेम चीज थी, सब कुछ था ऐसे ही, ऐसा दावा है रणविजय का। और उसमें ज्ञानेश कुमार गुप्ता का पूरा जो है चुनाव आयोग पर चढ़ी हुई जल्द उतर गई कि वो निष्पक्ष है। उधर राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में भाजपाइयों को और खास तौर पर चंपत राय एंड कंपनी जो इस पूरे मामले को देखती है वह बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। सवाल यह है कि चंदा लेकर के कौन चंपत हुआ? अगर नहीं कोई चंपत हुआ तो पैसा कहां गया? भारत समाचार का एक ट्वीट देखिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पीएमओ सख्त, ट्रस्ट से रिपोर्ट मांगी, जांच का दायरा बढ़ा। सूत्रों के हवाले से खबर। श्री राम मंदिर के दानपात्र से धनराशि चोरी किए जाने के मामले में नया मोड़ ले लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने रिपोर्ट तलब की है। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और मंदिर समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे और ट्रस्ट पदाधिकारियों के साथ लंबी बैठक और पूरे मामले की जानकारी ली। इसका एक और खुलासा मैं अभी आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे बड़े बड़े कांड होते हैं, किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए जाते हैं, चोरी छिपाई जाती है और बड़े लंबे समय से होता हुआ चला आ रहा है। सौरभ शुक्ला, रेड बाइक वाले सौरभ शुक्ला ने इस पर बड़ा खुलासा किया और इसका बड़ा खुलासा राम मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने किया है। सुनिए जरा छोटा सा हिस्सा। तक राम मंदिर में थे और क्या बातें हैं जो अब तक लोगों को नहीं पता है जिन्हें आप बताना चाहते हैं? चंपत राय जी ने मुझे कहा महिपाल जी मुझे बहुत बड़ी समस्या से आप मुक्त करें, ये रसीदें जारी करवाएं। 10 लाख रुपया उन्होंने 12 लाख पे किया तो 9 लाख 10 लाख के आसपास का, कभी 7 लाख का इस तरह का वाउचर बनाया करता था। इस तरह से पैसा ज्यादा जा रहा है। मैंने उस बक्से को रीओपन करवाया, उसमें 5 लाख रुपया ज्यादा था वाउचर से। तब मैंने ये बात चंपत राय जी को और गोपाल जी भाई साहब को बताई थी। उसके बाद मेरे से वो सारी गणना प्रक्रिया है उससे मुझे आउट कर दिया गया। अब आप सोचो 5 लाख रुपए की हेरा फेरी खुद जो है महिपाल सिंह ने पकड़ी थी। चंपत राय से उन्होंने शिकायत की थी, शिकायत के बाद सीसीटीवी डिलीट किया गया था और बता रहे हैं कि मैं बीजेपी और आरएसएस से जुड़ा हुआ हूं। चंपत राय ने सब डिलीट कराया। चंपत राय पर गंभीर आरोप हैं, इसीलिए पूछा जा रहा है कि पैसा लेकर के, चंदा लेकर के, चंदे की चोरी करके कौन चंपत हुआ? यह सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। इस बीच एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कानूनी हंटर से जुड़ी हुई। जरा इस खबर का ये हिस्सा देखिए। गाजियाबाद समेत कई जिलों में हजारों निर्दोष बंद रखे गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेशित किया और बड़ा डंडा चलाया और सीधे तौर पर कहा कि अवैध तरीके से शांति भंग के आरोप में जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको हर्जाना दिया जाए। अदालत ने कहा, देखिए क्या कहा गया।
हाईकोर्ट ने कहा कि गाजियाबाद और प्रयागराज समेत कई जिलों में पुलिस कमिश्नरों और मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर हजारों नागरिकों को जेलों में बंद रखा गया। इस पर अंकुश लगाने के लिए अब शांति भंग की कार्रवाई में बाहरी जमानती की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ 20,000 का पर्सनल बॉन्ड देकर के तत्काल रिहाई मिल सकेगी। यदि किसी को इन्हें 24 घंटे से अधिक अवैध हिरासत में रखा गया तो राज्य सरकार उसे 25,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा देगी। इसके बाद दोषी अफसरों की सैलरी से पैसा काटा जाएगा और विभागीय कार्रवाई भी होगी। पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को 14 सितंबर 2026 तक इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट सौंपनी होगी। एक हफ्ते से लेकर के 20 दिनों तक की हिरासत, इस तरीके के कांड हुए हैं। किसमें? शांति भंग के मामले। हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सौंपे गए रिकॉर्ड की भी जांच की। इन रिकॉर्ड से पता चला कि इसी तरीके के एहतियाती प्रावधानों के तहत 2024 में 283 लोगों, 2025 में 1321 और 2026 में 721 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर के 2325 लोगों को अवैध हिरासत में रखा गया। अब आप सोचो, एक हफ्ते से लेकर के 20 दिनों तक इन लोगों को अवैध हिरासत में रखा गया। अब कह दिया गया कि पैसा तुम्हारी तनख्वाह से कटेगा, जिल्लेला ही मत बनो। एक और मामला आया लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में। दोस्तों, डीसीपी पूर्वी जोन दीक्षा शर्मा को हाजिर करने के लिए अदालत ने कहा है। जरा इस खबर को पढ़िए। इसमें जो जानकारी दी गई है, जो कहा गया है, वो और ज्यादा चौंकाने वाला है। पहले ममता त्रिपाठी का ये ट्वीट देखिए। इसमें उन्होंने क्या कहा कि लखनऊ की डीसीपी पूर्वी जोन आईपीएस दीक्षा शर्मा हाजिर हों। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में दीक्षा शर्मा के साथ उनके जोन के सभी 12 कोतवालों को भी पेश होने का आदेश दिया है। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम पूरी तरीके से फेल है यूपी में। लखनऊ सीपी के खिलाफ भी एक्शन लेने को सुल्तानपुर कोर्ट ने डीजीपी को आदेश दिया है। यह बात दोस्तों इसमें कही गई है। अब जरा ये जो कटिंग है, ये जो खबर है, जो आदेशित किया गया है, उसका आप देखिए। मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इसमें कहा क्या गया है। कहा गया है, अदालत ने कहा है, कोर्ट एंड कोर्ट कहा, उन्होंने ना तो उचित जांच की और ना ही नाबालिग लड़की की तलाश किए बिना कोई उसका प्रभावी प्रयास किया। नाबालिग लड़की की बरामदगी केवल इस न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद संभव हो सकी है, और जो स्वयं ये दर्शाता है कि संबंधित अधिकारी द्वारा जांच किस प्रकार की गई है। पैरा 6 में बताया गया कि पुलिस उपायुक्त डीसीपी लखनऊ को निर्देश दिया जाता है कि ऐसे मामलों का पता लगाएं जिसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई। मतलब साफ तौर पर कहा गया है कि हाजिर हो और बताओ। भारतीय जनता पार्टी का एक कांड आपको दिखाऊं, देखिए। ये वो नफरती लड़की है, आपको पता है, जाहिलियत का जिसकी जाहिलियत को सरकारी अमली जामा पहनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये भाजपा ऑफिस में बैठी है, समाज में हिंदू मुस्लिम करती है, सरेआम मुसलमानों को निशाना बनाती है, टारगेट करती है, जाहिलों और मंदबुद्धि जैसी बात करती है। और इसको कहां बुलाया गया, देख लीजिए। ये जेपी नड्डा हैं। और खबर ये है कि इन जैसे तमाम सारे नफरती यूट्यूबर्स को वहां बुलाया गया है, जिसमें अमित शाह थे, ये थे, नितिन गडकरी जैसे लोग थे। इनको मिलने के लिए बुलाया गया। काविश अजीज का ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया रिद्धिमा शर्मा सोशल मीडिया पर गाली गलौज और नफरत फैलाने के लिए मशहूर है। उसी रिद्धिमा शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी जैसे लोगों से मिलने के लिए बुलाया। रिद्धिमा के साथ साथ और भी कई इन्फ्लुएंसर्स इस मुलाकात में शामिल हुए थे। और आगे उन्होंने लिखा कि हमें तो लगता है कि इन गालीबाज और नफरत फैलाने वाले लोग से जीत पाएंगे जिन्हें सरकार नियंत्रण देती हो। इससे कौन ऐसे जीत पाएगा। ये बात दोस्तों कही गई है। एक और खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे मुसलमान होने का सीधे तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आजकल। इस आदमी को देखिए। इस आदमी ने, इसका नाम है पंकज राजपूत। इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसने 26 अप्रैल को मौलाना तौसीफ रजा खान को पीटा और उसके बाद उनको चलती ट्रेन से नीचे धक्का देकर के जान से मार डाला। अब यह गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तारी से बचने के लिए यह आदमी अपनी पहचान इसने छिपाई, मुसलमान ही अपने आप को बताया। लेकिन अब जब पुलिस गिरफ्त में आया तब पता चला है कि इसका असली नाम पंकज राजपूत है। सवाल यह है कि इस तरीके से धार्मिक पहचान छिपा करके क्या मुसलमानों पर ही हमले किए जाएंगे या फिर इन जैसे हत्यारों का भी कोई इलाज किया जाएगा। अब दोस्तों इतने दिनों बाद इसकी अरेस्टिंग हो पाई है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। राजेश साहू का एक ट्वीट देखिए। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए।
ये जो चिंटू है, रामभद्राचार्य का चिंटू है, उनका चेला है, और ये आशुतोष ब्रह्मचारी अपने आप को कहता है इसी ने फंसाने की कोशिश की थी अभिमुक्तेश्वरानंद को। अब पूरा खुलासा हो गया। देखिए राजेश साहू का ट्वीट। बताया गया कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज पर यौन शोषण का मुकदमा लिखवाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करवाने का षड्यंत्र रामचंद्र दास ने रचा। रामचंद्र ने ही हमारे ऊपर दबाव दिया था, इसमें कई अधिकारी भी शामिल हैं, मुझे गुमराह किया गया। आशुतोष ने कहा कि मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है और चैट है, जल्द ही मैं इसे मामले पर खुलासा करूंगा। रामचंद्र दास रामभद्राचार्य का शिष्य है और उसका उत्तराधिकारी बनने वाला है। इसको लेकर के तमाम तरीके के लोग जो है अब इसकी एक तरीके से पोल खोल रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। और ये कुकर्मी ढोंगी फ्रॉडी रामचंद्र दास जो हमारा ही गुरु भाई है, हमें कहते भी दुर्भाग्य है कि हम ऐसे ही जंगे जुट गए, है ना। गुरु के प्रति हमें सम्मान है और रहेगा, आजीवन रहेगा, पर गुरु की हत्या कराने का षड्यंत्र रचा। अभिमुक्तेश्वरानंद पर फर्जी मुकदमा लगवाने का भी ये षड्यंत्र। आज मैं कहना चाहता हूँ रामचंद्र ने ही ये हमारे ऊपर दबाव दिया था, और इतना ही नहीं, इसमें कई अधिकारी भी लिप्त हैं, मुझे गुमराह किया गया था। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।